हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 80,000 रुपीज़ में आप लोगों को 1650 Ti के अलावा 1660 Ti या फिर RTX 2060 क्यों नहीं मिलता। 80,000 रुपीज़ का बजट कम तो नहीं होता है गेमिंग लैपटॉप के लिए, फिर भी हम लोगों को RTX 2060 या फिर 1660 Ti क्यों नहीं मिलता है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार मुझसे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछा, तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर बात की जाए और आप लोगों को समझाया जाए। बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिल पाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी ऐसा ही शानदार कंटेंट बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों के यहाँ इंडिया में जो नए गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि अगर आप 80,000 रुपीज़ तक खर्च करते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स अगर AMD का प्रोसेसर ले रहे हैं तो Ryzen 7 तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो मैक्स टू मैक्स ग्राफिक कार्ड है वो आपको मिलेगा 1650 Ti। तो यहाँ पर इतनी लिमिटेशन क्यों रखी गई है, ग्राफिक्स कार्ड बेटर क्यों नहीं डाला गया है, प्रोसेसर इतना अच्छा क्यों लगा दिया गया है, और अगर प्रोसेसर की पावर थोड़ी कम रखी जाए जैसे कि Ryzen 5 ही लगा दें और उसके साथ में आपको जो है अच्छा GPU प्रोवाइड कर दिया जाए जैसे 1660 Ti, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या कंपनी को लॉस हो जाएगा? और कंपनी ऐसे लैपटॉप डिज़ाइन क्यों नहीं कर रही है? इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले आपको कुछ और बातों को समझना होगा। वो क्या बातें हैं? वो बातें ये हैं कि आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे इंडिया में जो मोस्टली लोग गेमिंग लैपटॉप परचेस करते हैं वो या तो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या फिर प्रोफेशनल होते हैं, और मोस्टली वो जो लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं वो अपने ऑफिस वर्क के लिए परचेस करना चाहते हैं या फिर अपने पर्सनल वर्क के लिए करना चाहते हैं। गेमिंग तो वो बस कैजुअल करना चाहते हैं, और इतना पैसा जब वो खर्चा करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उनको एक ऐसा लैपटॉप मिले जिसमें वो कंटेंट क्रिएशन कर सकें, फ़ोटो एडिटिंग कर सकें, वीडियो एडिटिंग कर सकें, प्रोग्रामिंग करनी है प्रोग्रामिंग कर सकें, या फिर कोई भी ऐसा काम जो लैपटॉप में किया जा सकता है वो काम कर सकें। और उसके साथ में गेमिंग को वो सेकेंडरी रखते हैं, गेमिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी नहीं रखते हैं। इसीलिए कंपनीज़ को ये बात पता है, पहले से इंडिया में इसी तरह के लैपटॉप्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो कंपनीज़ को ये बात पता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर CPU देने से काम चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर GPU देने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि कंपनीज़ फिर ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि CPU भी बेटर दे दें और GPU भी बेटर दे दें, तो ऐसा कंपनीज़ क्यों नहीं करती हैं? दोस्तों, अगर ऐसा कर दिया तो जो लैपटॉप की कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, और ऐसे में लैपटॉप आपको 1 लाख रुपए से नीचे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसीलिए कंपनी जो है वो ध्यान रखती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर दिलवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आपको CPU दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की प्रायोरिटी यही रहती है कि बाकी सारे काम पहले हैं, गेमिंग सेकेंडरी है। इसीलिए इस तरह के लैपटॉप्स इंडिया में डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके और भी रीज़न हैं, वो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा आगे। अगर किसी लैपटॉप का CPU अच्छा होगा, CPU बेटर होगा, अब क्योंकि AMD कम पैसे में ही, i5 के पैसे में ही Ryzen 7 प्रोवाइड करवा पा रहा है, 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर दे पा रहा है AMD, तो कंपनी सोच रही है कि क्यों ना यार i5 के प्राइस में अगर Ryzen 7 हमको मिल जा रहा है तो Ryzen 7 ही क्यों ना लगाएं लैपटॉप में, Ryzen 5 ही क्यों लगाएं। और दूसरी बात ये है कि 1650 Ti एंड 1660 Ti की अगर मैं बात करूँ आपस में, तो इन दोनों में प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि परफॉर्मेंस में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर कंपनी 1660 Ti 80,000 के लैपटॉप में मेरे अकॉर्डिंग इसलिए नहीं डाल रही होगी क्योंकि यहाँ पर अगर 1660 Ti वो आपको 80,000 में प्रोवाइड कर देगी तो फिर उसके जो महंगे सेगमेंट वाले लैपटॉप्स हैं वो नहीं बिकेंगे, क्योंकि 1660 Ti अपने आप में काफ़ी ताकतवर परफॉर्मेंस देता है, और 1660 Ti के साथ में जो उसका कूलिंग सिस्टम होना चाहिए ना किसी भी लैपटॉप का, वो भी काफ़ी बेटर होना चाहिए, क्योंकि कूलिंग सिस्टम अगर बेटर नहीं होगा, आपने देखा होगा कि बेसिक आर्किटेक्चर सेम रहता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर लैपटॉप का सेम रहता है, लेकिन अंदर कूलिंग सिस्टम में डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर कंपनी R&D में काफ़ी पैसा खर्च करती है, और फाइनली वो आपको लैपटॉप कम रेट पे इसीलिए प्रोवाइड नहीं कर सकती। हो सकता है आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा हो कि भाई कंपनी तो बल्क में लैपटॉप बनाती है, तो फिर हमको 1660 Ti 80,000 में क्यों नहीं दे सकती? इंडिया में ही लैपटॉप स्पेशली इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं? हम लोगों को 80,000 खर्च करने पर भी 1650 Ti ही क्यों मिलता है? दोस्तों, ये बात तो सच है कि गेमिंग लैपटॉप में GPU जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना अच्छा काम करेगा आपका गेमिंग लैपटॉप, लेकिन वो सिर्फ गेमिंग में ही अपनी छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस दे पाएगा अगर GPU बहुत अच्छा होगा
बाकी और टास्क में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं लिमिटेशन बन जाएगी। आप सपोज़ कीजिए आप एक गेमिंग लैपटॉप परचेस कर रहे हैं 1660 Ti के साथ में, और उसमें i5 8th जनरेशन या फिर 9th जनरेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी प्रोसेसर लगा हुआ है, या फिर Ryzen 5 भी लगा हुआ है या Ryzen 7 भी लगा हुआ है 3rd जनरेशन वाला। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे करके जब लैपटॉप पुराना होता चला जाएगा तो GPU तो चलो ठीक है, वो तो गेम्स के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा लूज़ करेगा, लेकिन CPU की जो परफॉर्मेंस है ना उसमें ड्रास्टिक डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे CPU अपनी परफॉर्मेंस तो कभी भी नहीं खोएगा, लेकिन CPU डिमांड आने वाले टाइम में इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो CPU है उस डिमांड को टैकल नहीं कर पाएगा, वीडियो एडिटिंग नहीं करवा पाएगा, या फिर और भी इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं गेमिंग के अलावा वो नहीं कर पाएगा। 80,000 रुपीज़ सुनने में तो वैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, और इंडिया में हम लोगों का बजट भी इतना ज़्यादा जनरली नहीं होता है। सुनने में तो 80,000 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 18% GST अगर आप निकालोगे तो लैपटॉप की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। 80,000 रुपीज़ जो है, सॉरी 18% GST गवर्नमेंट को चला गया। उसके बाद में और 50 तरह के टैक्सेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उसी MRP में इंक्लूडेड होता है। मतलब जो भी प्राइस में आपको लैपटॉप मिल रहा है, MRP तो नहीं, MRP तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फाइनली ये जो सारी चीज़ें हैं ये लैपटॉप को बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना देती हैं। तो कंपनी के पास इतना बजट नहीं बचता है कि वो उस लैपटॉप में, पर्टिकुलर लैपटॉप में इतने ज़्यादा महंगे वाले कंपोनेंट्स डाल सके। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी लैपटॉप का कंपनी खुद डिज़ाइन करती है या फिर किसी कंपनी से डिज़ाइन करवाती है थर्ड पार्टी। वो R&D करती है किसी पर्टिकुलर लैपटॉप में, लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम कैसा होगा, लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये कंपनी अपने इंजीनियर से करवाती है। उसके बाद में उसमें जो हार्ड डिस्क है, उसमें जो SSD है, उसकी जो रैम है, और भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स होते हैं, थर्ड पार्टी कंपनी से ख़रीदे जाते हैं। अब आपको ये बात भी पता होगी कि गेमिंग लैपटॉप में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या होती है। सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ होती है गेमिंग लैपटॉप का GPU सबसे ज़्यादा महंगा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा कम महंगा होता है CPU। दोनों कंपनियां जो हैं, जैसे इंटेल CPU बना रहा है या फिर AMD CPU बना रहा है, NVIDIA GPU बना रहा है, तो यहाँ पर ये जो CPU है और GPU है, इनकी दोनों जो कंपनियां हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा पैसा तो यही लेके जाएंगी, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट सबसे ज़्यादा महंगे हैं। तो यहाँ पर जब कंपनी अपना लैपटॉप डिज़ाइन कर रही है तो पर यूनिट पर, पर पीस पर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, या फिर कह लीजिए इतना प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें वो R&D कॉस्ट निकाल सकें, अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दे रहे हैं वो निकाल सकें, ब्रांड की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर पैसा सेट होना चाहिए किसी भी लैपटॉप का उतना वो निकाल सकें एटलीस्ट, जिससे कंपनी सर्वाइव कर सके, नेक्स्ट टाइम R&D कर सके, अच्छे लैपटॉप ला सके। तो ये सारी चीज़ों की अगर कॉस्ट मिलाई जाए, देखा जाए तो एक लैपटॉप की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती है। और यहाँ पर जो बेस कंपनी है, जो ओरिजिनल कंपनी है, जैसे कि आसूस है, HP है, डेल है। डेल तो खैर काफ़ी महंगे लैपटॉप लेकर के आता है, HP के लैपटॉप भी काफ़ी महंगे होते हैं, आसूस के लैपटॉप काफ़ी सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपनीज़ हैं ये बेसिकली इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रख पाती हैं अपने पास, इनको शेयर करना पड़ता है इंटेल को, NVIDIA को, AMD को, और फाइनली फिर विंडोज़ की लाइसेंसिंग भी लेनी होती है। भले ही वो बल्क में परचेस करते हैं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल पैसा तो जाता है। चलिए अब बात कर ही रहे हैं तो एक बात और समझ लेते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि भाई बड़ी बैटरी क्यों नहीं मिल रही है लैपटॉप्स में, गेमिंग लैपटॉप्स में बड़ी बैटरी क्यों नहीं दे रहे हो, इतनी छोटी बैटरी क्यों दे रहे हो, 48 वाट आवर की या फिर 58 वाट आवर की बैटरी क्यों दे रहे हैं आप लोग। 70-80,000 रुपीज़ अगर एक गेमिंग लैपटॉप में खर्चा करवाया जा रहा है तो एटलीस्ट 70 वाट आवर या फिर 80 वाट आवर की बैटरी तो मिलनी चाहिए। जैसे कि आसूस टफ A15 के लिए भी अनाउंस किया गया था कि भाई इसमें 90 वाट आवर की बैटरी होगी, लेकिन वो बैटरी अभी तक नहीं मिली। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं ना इंडिया में, उनमें मोस्टली आप देखोगे कि यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव लगाई जाती है SSD के साथ में, क्योंकि अगर 1 TB की SSD लेने बैठ गए तो लैपटॉप की कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी और लैपटॉप शायद परचेज ही ना कर पाए कोई। तो इसीलिए यहाँ पर SSD जो है वो 256 GB की डाली जाती है, उसमें OS डाल दिया जाता है और क्रूशियल सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं। लैपटॉप की ओवरऑल स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है और स्टोरेज के लिए आप जो है हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज़ करते रहते हो, और SSD ही लगाई सिर्फ तो लैपटॉप की कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली जाएगी। और ये बात समझ लीजिए, लैपटॉप के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होता है। अगर लैपटॉप के अंदर जो बैटरी है उसका साइज़ बढ़ाना है, मतलब उसको ज़्यादा कैपेसिटी का बनाना है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव के स्लॉट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके पॉसिबल नहीं है बैटरी का साइज़ इंक्रीज़ करना। हालांकि टेक्नोलॉजीज़ पे काम चल रहा है। अगर फ्यूचर में हम लोग कुछ ऐसी बैटरीज़ बना पाते हैं जो कि
काफ़ी कम स्पेस लेंगी और कैपेसिटी ज़्यादा देंगी, तब तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। लेकिन फिर उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि R&D होगी, सारी चीज़ें होंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग बैटरी की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिलहाल तो फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, इंप्रूव कर रही है अपने आप को, लगातार रिसर्च चलती रहती है। तो फाइनली फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल ये जो 1660 Ti GPU है ये आपको क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।